ये है भारत, दुनिया की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था और एक ऐसा देश जो जल्दी ही पृथ्वी पर सबसे अधिक आबादी वाले देश होगा। भारत की इंटेंस मैन पावर विश्व मंच पर इसे ऐसे आर्थिक शक्ति बनाने का एक बड़ा हिस्सा है, जबकि अनगिनत अन्य देश उम्र बढ़ने वाली आबादी के साथ संघर्ष कर रहे हैं। ऐसे कौशल्य से लैस हैं जो वास्तव में आवश्यक हैं। भारत में अभी भी एक बहुत ही यंग और प्रोडक्टिव वर्कफोर्स है। यह वो मैन पावर है जिसने इस अर्थव्यवस्था को विश्वास की उन घटनाओं को कैपिटलाइज करने में सक्षम बनाया है जो हमें समस्याओं की तरह लग सकती हैं, लेकिन भारत के लिए महान अवसर प्रस्तुत कर रही हैं। पिछले 5 वर्षों में देश ने बहुत सारी मैन्युफैक्चरिंग जॉब्स को स्कोर करने के लिए सुर्खियां बटोरी हैं, जो पहले लगभग डिफ़ॉल्ट रूप से चाइना में चली गई थी। आज जब चाइना की तीव्र आर्थिक वृद्धि का दौर समाप्त होता दिख रहा है, तो ऐसा लग सकता है कि अब भारत की बारी है कि वह दुनिया की वर्कशॉप बने और उस रोल के साथ आने वाले धन का आनंद उठाए। यह निश्चित रूप से 2025 तक $5 ट्रिलियन की अर्थव्यवस्था बनने की भारत सरकार की योजना के अनुरूप होगा। पर अभी इसको लंबा सफ़र तय करना है। भारत वर्तमान में चाइना के रूप में प्रति व्यक्ति उत्पादन के 1/3 उत्पादन कर रहा है और पिछले 3 दशकों में अपनी सभी सफलता के लिए चाइना अभी भी एक अमीर देश से बहुत दूर है। लेकिन इसका मतलब ये है कि इन दोनों देशों में सफलता का मतलब ह्यूमन लेवल पर बहुत कुछ बढ़िया है। चाइना के आर्थिक विकास ने जो भू राजनीतिक समस्याएं पैदा की हैं, उसके लिए करोड़ों लोगों को गरीबी से बाहर निकलने के लिए जिम्मेदार है, और ये हमेशा एक अच्छी बात हो सकती है, एक अच्छी चीज़ जिसे भारत में भी दोहराया जा सकता है। तो क्या भारत चाइना और अमेरिका को टक्कर देने वाली अगली आर्थिक महाशक्ति बन सकता है? वे कौन से लाभ हैं जिनका प्रयोग वह अपनी अर्थव्यवस्था को उस स्तर तक ले जाने के लिए कर सकता है, और निश्चित रूप से ऐसी कौन सी चुनौतियां हैं जिनका सामना करने की संभावना है जो इसे वापस रोक सकती हैं। एक बार जब हम ये सब जान लेंगे, तब हम भारत दुनिया की सबसे तेजी से बढ़ती प्रमुख अर्थव्यवस्था के बारे में अच्छे से जान पाएंगे। भारत का वर्तमान आर्थिक प्रकाश पक्र 1990 के दशक की शुरुआत में चाइना के समय के आसपास शुरू हुआ था। इस समय से पहले भारत की अर्थव्यवस्था सोवियत स्टाइल सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी और ब्रिटिश कॉलोनियलिज्म से मुक्त बाजार प्रणाली की एक लूज हाइब्रिड सिस्टम था। हालांकि सोवियत यूनियन का पतन, जो उस समय उनका प्राथमिक इंटरनेशनल ट्रेडिंग पार्टनर था, उनके सिस्टम के तहत समग्र खराब आर्थिक प्रदर्शन के साथ संयुक्त होने का मतलब था कि देश को इतनी बड़ी अंतर्राष्ट्रीय ऋण समस्या का सामना करना पड़ा कि यह मुश्किल से बैंकरप्ट होने से बचा। इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड के लास्ट मिनट लोन की वजह से जब एक इकोनॉमी को इफेक्टिवली डेड स्टेट से वापस लाना होता है, तो IMF वाशिंगटन कंसेंसस का उपयोग करता है। प्रभावी रूप से वाशिंगटन कंसेंसस केवल नीतियों की एक लिस्ट है जो व्यापार और प्राइवेट बिजनेस के लिए इकोनॉमी को ओपन अप करता है। भारत के मामले में सबसे बड़ी बाधा इसके डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज के लिए इसकी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज और लाइसेंस के और प्रतिबंधों को अविश्वसनीय रूप से जटिल प्रणाली थी, जिसका सभी व्यवसायों को पालन करने की आवश्यकता थी। अब प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज हमेशा एक बुरी चीज़ नहीं होती है। ये ऐसी नीतियां हैं जिन्हें सरकारें अच्छी तरह से लागू करेंगी अपने लोकल इंडस्ट्रीज की रक्षा करने के लिए। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कई रूपों में आती हैं, लेकिन सबसे आम इंपोर्ट टैक्सेस या कोटा जैसे ट्रेड रेस्ट्रिक्शन हैं। यदि भारत अपने स्थानीय कार उद्योग को बचाव करना चाहता है, तो वह देश में भेजी जाने वाली सभी विदेशी कार्स पर इंपोर्ट टैक्स लगा सकता है, जिससे घरेलू निर्मित कार्स की तुलना में उनकी कीमत बढ़ जाएगी। इंपोर्टेड कार अभी भी उपलब्ध होंगी, लेकिन वे एक लग्जरी होंगी। यहाँ लाभ ये है कि अधिकांश उपभोक्ता केवल घरेलू रूप से बने सामानों को खरीदने का चुनाव करेंगे, भले ही वे सस्ते होने के अलावा किसी अन्य कारण से अपने इंटरनेशनल कॉम्पिटिटर से थोड़े सस्ते हों।
इसका अर्थ है कि डोमेस्टिक बिजनेसेस में लगभग हमेशा एक कंज्यूमर मार्केट होगा, जिसका अर्थ है कि वे व्यापार में बने रहेंगे और लोगों को एम्प्लॉयमेंट देंगे। ये सुनने में अच्छा लगता है, लेकिन प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज़ के साथ दो प्रमुख समस्याएं हैं। पहली समस्या ये है कि वो उपभोक्ताओं के लिए सब कुछ महंगा कर देगा। जाहिर है, इंपोर्टेड सामान की कीमतों में आर्टिफिशियल रूप से वृद्धि होने वाली है और ये लगभग उपभोक्ताओं के साथ पारित होने जा रही है, लेकिन ये घरेलू निर्माताओं के लिए भी प्रतिस्पर्धात्मक रहते हुए अपनी कीमतें बढ़ाने के लिए हेडरूम छोड़ आती है। इंपोर्ट टैक्सेस और शुल्कों की व्यापकता पर निर्भर करते हुए इसका अर्थ ये भी हो सकता है कि व्यापार एंड प्रोडक्ट्स में जाने वाले कंपोनेंट्स पार्ट्स के लिए एक्स्ट्रा पे करते हैं। आज की दुनिया में एक उन्नत अर्थव्यवस्था या यहाँ तक कि एक विकासशील अर्थव्यवस्था होने के लिए आपकी ज़रूरत की हर चीज़ को घर में बनाना लगभग असंभव है। एक कार के उदाहरण का उपयोग करते हुए आपको कच्चे माल, घातक भागों, कंप्यूटर चिप्स, साथ ही मशीनों को बनाने वाली मशीनरी पर विचार करने की आवश्यकता है, जो कारों को बनाने वाले पुर्जों को बनाती है। कुछ अर्थव्यवस्थाएं सैद्धांतिक रूप से पूरी तरह से स्वतंत्र होने के करीब पहुंच सकती हैं, लेकिन ये एक बड़ी कीमत पर आएगी, जिसका अर्थ लगभग अनिवार्य रूप से अर्थव्यवस्थाओं को चीज़ों को इंपोर्ट करने की आवश्यकता है। यदि किसी निर्माता को उन सभी कंपोनेंट्स पर इंपोर्ट टैक्सेस का भुगतान करना पड़ता है जो वह अपने फाइनल प्रोडक्ट में डालते हैं, तो उन्हें इस खर्च को एंड कस्टमर तक भी पहुंचाना होगा। अब कुछ इंडस्ट्रीज़ के लिए, विशेष रूप से वो जो बहुत सारे लोगों को रोज़गार दे सकते हैं या अर्थव्यवस्था को केवल डॉलर और सेंट या रुपये से परे लाभ प्रदान कर सकते हैं, ये इफेक्टिव हो सकता है। आप उच्च रोज़गार और एटीएम निर्माता के लिए प्रभावी रूप से उच्च कीमतों का व्यापार कर रहे हैं, लेकिन ये उन सामानों को कम लागत वाला प्रतिशत बनाएगा जो डोमेस्टिक मार्केट में प्राइस इन्फ्लेशन के रूप में दिखाई देंगे। चाइना व्यापार युद्ध में रशियन प्रतिबंधों के साथ आज हम व्यापार प्रतिबंधों के प्रभावों को प्रत्यक्ष रूप से अनुभव कर रहे हैं। जाहिर तौर पर चरम उदाहरण, लेकिन बिल्कुल वही प्रोसेस अब अर्थव्यवस्थाहीन कारण के भीतर उच्च कीमतों से निपट सकती है। अगर हम किसी अर्थव्यवस्था के प्रदर्शन को विशुद्ध रूप से इस आधार पर आंक रहे हैं कि सब कुछ कितना सस्ता है, तो सोमालिया दुनिया की सबसे बड़ा सुपर पावर होगा। हालांकि अर्थव्यवस्थाएं इससे निपट नहीं सकती हैं कि ये आर्टिफिशियल रूप से बढ़ी हुई कीमत उनकी निर्यात कॉम्पिटिटिवनेस को कैसे प्रभावित कराती है, जो कि दूसरी बड़ी समस्या है जो व्यापार प्रतिबंधों के रूप में प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज का कारण बन सकती है। एक कार कंपनी जो घटिया उत्पाद बनाती है जिसे वह केवल घरेलू स्तर पर बेचकर दूर हो सकती है, क्योंकि उसके सभी प्रतिस्पर्धियों पर बाहरी कर लगाया जाता है। इस आसमान खेल के मैदान के बाहर अपनी कारों की मार्केट करने में ज़्यादा लक नहीं है। इसका मतलब ये है कि अर्थव्यवस्था अपने लिए एक निर्यात बाजार बनाने का मौका छोड़ रही है, जिसके पास लंबी अवधि में अधिक रोजगार सृजित कराने का अवसर है, जिसे प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज कभी भी बचाने की उम्मीद नहीं कर सकती हैं। अब स्थानीय उद्योग की रक्षा करने का एक तरीका है जो इन समस्याओं का कारण नहीं बनता है, जो कि आयात को पेनलाइज करने के बजाय सरकार स्थानीय निर्माताओं को ग्रांट, टैक्स ब्रेक्स, डायरेक्ट पेमेंट या गारंटेड परचेसेस का इसका सबसे अच्छा उदाहरण शायद संयुक्त राज्य अमेरिका है, जो किसानों को सब्सिडी देता है क्योंकि वह उस स्थानीय उद्योग को बनाए रखने चाहता है। रोजगार जो यूएसए लाता है, लेकिन रणनीतिक लाभ के लिए भी जो स्वतंत्र रूप से अपनी आबादी को खिलाने में सक्षम होने के साथ आता है। जबकि सब्सिडी प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज सीधे उपभोक्ताओं के लिए चीज़ों को अधिक महंगा नहीं बनाती हैं। उन्हें आयात करों के माध्यम से धन प्राप्त करने के बजाय सरकार को अधिक धन का भुगतान करने की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि अंतःकर्ता को बिल का भुगतान करना होगा, चाहे कुछ भी हो जाए, चाहे वह उच्च कारणों के माध्यम से हो या उच्च कीमतों के माध्यम से। कोई फर्क नहीं पड़ता कि उन्हें कैसे लागू किया जाता है। प्रोटेक्शनिस्ट पॉलिसीज मुक्त बाजार में डायरेक्ट इंटरवेंशन है और जब भी ऐसा किया जाता है, यह अनिवार्य रूप से समाप्त हो जाता है।
कुछ अक्षमताओं का कारण बनाता है और यही कारण है कि आमतौर पर जब वे मुक्त व्यापार को अपनाते हैं तो अर्थव्यवस्थाएं ग्रो करने लगती हैं। अब निष्पाक्षिक होने के लिए भारत के मामले में संरक्षणवादी व्यापार नीतियों के कारण होने वाली अक्षमताएं लगभग सभी व्यावसायिक गतिविधियों में सरकार के अत्यधिक छार के हस्तक्षेप के कारण अर्थव्यवस्था पर पड़ने वाले दबाव की तुलना में अपेक्षाकृत महत्वहीन थीं। जैसे कि मैंने पहले उल्लेख किया, भारत और स्वतंत्रता के बाद दशकों ने सोवियत संघ की कमांड शैली की नियोजित अर्थव्यवस्था से बहुत प्रेरणा प्राप्त की। अर्थव्यवस्था 5 वर्षीय योजनाओं की एक श्रेणी के अनुसार चलती थी, जो कृषि और भारी उद्योग जैसे विशिष्ट उद्योगों को टारगेट करती थी। हालांकि यह डायरेक्ट कॉपी नहीं थी, क्योंकि निजी उद्योग अभी भी मौजूद हो सकता था। यही केवल अत्यधिक विनियमित थी। बड़ी भारी सब्सिडी वाली राज्य के स्वामित्व वाली कंपनियां अधिकांश बड़े उद्योगों पर हावी थीं, जिससे निजी कंपनियों के लिए उन बाजार में प्रतिस्पर्धा करना असंभव हो गया था। और यहाँ तक कि छोटे बाजारों में यहाँ तक कि एक छोटी दुकान के रूप में भी एक नया स्टोर शुरू करना लगभग असंभव था। यह लाइसेंस राज का कारण था, जो इंटेंस लाइसेंसिंग रेगुलेशन और रेड टेप की एक प्रणाली थी, जिसका व्यवसायों को भारत में संचालन करने के लिए अनुपालन करना पड़ता था। मैं जल्दी से उल्लेख करना चाहता हूँ कि इसे आधिकारिक तौर पर लाइसेंस राज नहीं कहा गया था। ये व्यावसायिक गतिविधियों पर सरकारी नियंत्रण के चरम स्तर पर लागू होने वाला एक शब्द था, जो स्पष्ट रूप से ब्रिटिश राज एक एनी ऑपरेसिव रूलिंग सिस्टम के समान था। बहुत बेसुआद मजाक, लेकिन हर कोई इसे यही कहता है। तो वैसे भी व्यापार, विनियाम और यहाँ तक कि लाइसेंसिंग भी भारत के लिए अद्वितीय नहीं है, और कई मामलों में यह नियम एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य की पूरी करते हैं। आप नहीं चाहते कि कोई सिर्फ डॉक्टर या कार्यालय स्थापित करे और सर्जरी करे, लेकिन भारत के मामले में ये नियम केवल व्यावसायिक क्षमता और सुरक्षा सुनिश्चित करने से परे थे। उन्होंने पूरी तरह से बेईमानी होने की हद तक व्यापार संचालन के सभी पहलुओं का अतिक्रमण किया। बिजनेस के आधार पर किसी बिजनेस के कुछ भी उत्पादन शुरू करने से पहले कम से कम 80 अलग अलग सरकारी एजेंसीज को संतुष्ट होना पड़ता था, और जब तक बिजनेस खुला रहना चाहता था तब तक उन्हें खुश रखने की आवश्यकता थी। ये किसी भी छोटे बिजनेस के लिए बहुत सीमित था जो शुरू करना चाहता था, क्योंकि लाइसेंस और नियम की यह प्रणाली एक नियमित व्यक्ति के लिए वकीलों को एक टीम की मदद के बिना नेविगेट व्यावहारिक रूप से असंभव था, जिसकी कीमत ज्यादातर लोगों की कोशिश करने से भी थी। वास्तव में लाइसेंसिंग राज से बचने का एकमात्र व्यावहारिक तरीका इसे पूरी तरह से अनदेखा करना और एक अनौपचारिक अनियमित इकाई के रूप में बिजनेस चलाना था। अगर कोई कानून को लागू करने के लिए साथ आया तो उसे रिश्वत देना सस्ता और आसान था, बजाय इसके कि पहले सब कुछ सही ढंग से स्थापित किया जाए। यह छोटे व्यवसायों के लिए ठीक था जो रडार के नीचे उड़ सकते थे, लेकिन इसका मतलब ये था कि बड़ी अंतर्राष्ट्रीय कंपनियां भारत को संचालन का केंद्र भी नहीं मानेंगी, क्योंकि इसके साथ काम करना बहुत मुश्किल था। अब मैंने उन प्रणालियों के बारे में बात करने में लंबा समय बिताया है जिन्हें 3 दशक पहले प्रभावी रूप से समाप्त कर दिया गया था, क्योंकि वे भारत की क्षमता को प्रदर्शित करते थे। सिर्फ आर्थिक प्रतिबंधों को हटाना ही किसी अर्थव्यवस्था को अपने आप चलने के लिए पर्याप्त नहीं है। हम रशिया जैसे देशों के अनुभव को देख सकते हैं, जिसने मुक्त बाजार प्रणाली अपने के बावजूद सोवियत संघ के पतन के बाद अपनी सकल घरेलू उत्पाद में काफी गिरावट देखी। लेकिन 1991 से और विशेष रूप से 2000 के बाद से भारत बहुत मजबूत विकास पथ पर रहा है। प्रभावी रूप से हर 5 साल में इसका आकार 2 गुना हो रहा है। इसका अधिकांश कारण ये है कि इन सरकारी प्रतिबंधों के बिना कई महत्वपूर्ण कारणों से भारत व्यापार करने के लिए एक बहुत अच्छी जगह बन गया है। यह 125 मिलियन वक्ताओं के साथ दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा अंग्रेजी बोलने वाला देश है। यह बहुत सारी कंपनियों के लिए एक बड़ी बात है, क्योंकि अंतर्राष्ट्रीय व्यापार समझौते अंग्रेजी में एक तताश भाषा के रूप में बड़े पैमाने पर संभाले जाते हैं। 1990 और 2000 के दशक में इसका उपयोग ज्यादातर लागत बचत कॉल सेंटर स्थापित करने के लिए किया जाता था। मुझे यकीन है कि आप सभी ने भारत में किसी के साथ जुड़ने के लिए पहले किसी कंपनी को कॉल किया होगा। ये विशेष रूप से ग्लैमरस नौकरी की तरह नहीं लग सकता है, लेकिन इसने देश में बहुत अधिक मूल्य पैदा किया है।
अर्थशास्त्र अपने मूल में एक अध्ययन है कि लोग मूल्य की चीज़ों के साथ कैसे बातचीत करते हैं। वृहद पैमाने पर यह इस बारे में प्रश्नों की ओर जाता है कि कैसे सिस्टम राष्ट्रीय या वैश्विक अर्थव्यवस्था से मूल्य जोड़ते या घटाते हैं। एक देश संसाधन जैसे कच्चे माल की कटाई करके मूल्य जोड़ सकता है। जो देश जमीन से सामान खोदकर देश चलाते हैं, ये बहुत अधिक धन उत्पन्न करते हैं, लेकिन ये अपने स्वभाव से ही अस्थिर हैं, क्योंकि अंततः वह संसाधन समाप्त होने जा रहे हैं। रिसोर्सेज एक्सट्रैक्शन के लिए भी बहुत कम मैन पावर की आवश्यकता होती है, जिसका अर्थ है कि मार्जिन अधिक है और शासक वर्ग और कुछ फॉसिल फ्यूल कंपनियों द्वारा उन संसाधनों का एक्सप्लॉइट करने की संभावना अधिक है। दुनिया के सबसे अधिक तेल समृद्ध देशों की सूची देखें और आप जल्द ही महसूस करेंगे कि प्राकृतिक संसाधन धन आर्थिक समृद्धि की गारंटी नहीं देता है। देश उन कच्चे माल का आयात करके और उन्हें घटकों या अंतिम उत्पादनों में बदलकर भी मूल्य जोड़ सकता है। यह सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग है। विनिर्माण आर्थिक भलाई के लिए बहुत अच्छा है, क्योंकि इसमें अधिकांश प्राकृतिक संसाधन निष्कर्ष की तुलना में मूल्य के प्रति यूनिट उत्पादन में अधिक जनशक्ति की आवश्यकता होती है। इसका मतलब है कि अधिक नौकरियां अधिक लोगों के बीच फैलती हैं, जो एक मध्यम वर्ग बनाता है, जो एकामुष्ट एक्सप्रेशन को कठिन बना देता है। संसाधन निष्कर्ष की तुलना में विनिर्माण भी अधिक टिकाऊ है, क्योंकि ये सीमित संसाधनों के पूल को बेचने पर निर्भर नहीं करता है। यदि किसी देश में सामग्री की आयात का एक स्थिर प्रवाह है और उनके द्वारा उत्पादित उत्पादनों की लगातार अंतर्राष्ट्रीय मांग है, तो वह इस क्षेत्र से लगभग अंतहीन आय अर्जित कर सकते हैं। दुर्भाग्य से निश्चित रूप से वास्तविक दुनिया हमेशा इस तरह से काम नहीं करती है, और विनिर्माण आधारित अर्थव्यवस्थाएं सामग्री के आयात के साथ साथ उत्पाद निर्यात के पक्ष में इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस के संपर्क में हैं। बिना R&D डिजाइन और मार्केटिंग जैसे और एडवांस सर्विसेज के सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग करना मतलब एक बॉटमलेस रेस में रहना है। एप्पल या सैमसंग जैसे उत्पाद कंपनियां कहीं भी अपने निर्माण को आउटसोर्स कर सकती हैं, और अधिकतर नहीं, वह सबसे कम श्रम लागत और कम से कम रेस्ट्रिक्टिव मैन्युफैक्चरिंग लॉज के साथ देश में जाएंगे। एक उद्योग को इर्द गिर्द एक अर्थव्यवस्था का निर्माण करना जो केवल तभी व्यावहारिक रहता है जब कर्मचारियों को बहुत कम भुगतान किया जाता है, और कंपनियां जो कुछ भी करना चाहती हैं वह लगभग उतना ही अस्थिर होता है जितना कि जमीन से चीजों को खोदकर निकालना। बेशक आउटसोर्स मैन्युफैक्चरिंग एक व्यावहारिक उद्योग हो सकता है, जो मुख्य रूप से सेवाओं पर चलने वाली अर्थव्यवस्था के लिए एक प्रारंभिक प्रयास है। तो ये आज के लिए इतना ही दोस्तों। हम इस वीडियो के पार्ट 2 में आगे कंटिन्यू करेंगे। आप अपना ख्याल रखिए, और यदि आपको हमारी वीडियो पसंद आई तो लाइक और सब्सक्राइब कीजिए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। अगली बार ऐसे ही किसी दिलचस्प टॉपिक के साथ मिलेंगे। तब तक के लिए जय हिंद।